हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन से ही क्लियर हो रहा है, तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 2 को, दैट इज डिमांड। तो इस क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि डिमांड क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी टर्म है, जो भी इसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, सारे पॉइंट को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही अगर वीडियो के लास्ट में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो, आपको वीडियो सही लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले बताया गया कि डिमांड क्या है, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, मतलब कि इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट है वो बताया गया है। तो पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि डिमांड है क्या एक्चुअल में, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा कि डिमांड है क्या, तभी हम दूसरे चीज़ों को आपस में रिलेट कर पाएंगे, कि देख पाएंगे कि जो डिमांड को जितने भी चीज़ें प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, वो आपस में किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया है, जैसे कि ह्यूमंस है, उनके पास में अनलिमिटेड वांट्स रहती है, मतलब कि हमारे पास जितने भी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड होने का मतलब है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, हमारी जो नीड्स है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये हमने उसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी पढ़ा था इस टॉपिक को, और अभी भी कवर करने वाले हैं कि इसमें क्या होता है। जो एक इकोनॉमी है या एक जो हमारा एक समाज है, जिसमें जितने भी लोग हैं, हम जो रहते हैं, हमारे जितने भी नीड्स हैं, हमारे जितने भी आवश्यकताएं हैं, वो हमेशा अनलिमिटेड रहती है। लेकिन अनलिमिटेड होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनमें से जितने भी हमारे सामने अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनमें से किसी का चॉइस करना, किसी एक को चूज़ करना, करके अपने सेटिस्फेक्शन को या अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आ जाते हैं डिमांड के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने भी हमारे नीड्स है वो हमारे डिमांड के साथ में रिलेट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे नीड्स है वो हमारी ज़रूरतों की मांग करता है, और मांग को ही हम इंग्लिश में कहते हैं डिमांड, और हिंदी में हम उसको बोलते हैं मांग। तो ये हमारा डिमांड, जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी में कैसे कैसे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, जो कि बेसिकली रिलेटेड होते हैं डिमांड से। तो आज की इस क्लास में हम इसी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि इस क्लास के थ्रू हम क्या क्या चीज़ों को समझने वाले, ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है कि इस क्लास में हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दे रखा है मीनिंग ऑफ डिमांड, कि एक मीनिंग ऑफ डिमांड के थ्रू हम ये समझते हैं कि जो मांग है उससे क्या अभिप्राय है या उसका क्या मतलब है, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ डिमांड। कि जैसा कि हमें पता है, डिमांड इन इकोनॉमिक्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। कि इकोनॉमी में जितने भी कंज्यूमर है वो क्या चाहते हैं, एक टाइम पीरियड के अंदर एक प्राइस जो होता है पर यूनिट, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है या किसी भी जो सर्विसेज की जो प्राइस है, वो किसी एक टाइम के अंदर किस तरीके से निर्धारित की जाती है, या जो वो अमाउंट है वो किस तरीके से रेफर किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम इकोनॉमी टर्म में समझते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड। तो डिमांड के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है, जिसमें हम अपने डिज़ायर को देखते हैं, अपने नीड्स को, अपने सेटिस्फेक्शन को, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये कहलाता है हमारा डिमांड। तो अब इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि आपके सिलेबस में चीज़ें किस तरीके से डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद है यू मे हैव ए डिज़ायर टू हैव ए कार, मतलब जैसे कि मान लो कि हमारा एक डिज़ायर है, हमारी एक इच्छा है कि हमारे पास एक कार हो। इफ़ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी विद यू टू परचेज इट, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, रुपए नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कार हो। देन इवन इफ़ यू हैव सफिशेंट मनी विद यू बट आर नॉट प्रिपेयर्ड टू स्पेंड इट ऑन द परचेज ऑफ द कार। और अगर हम इसी को सेकंड ऑप्शन के तरह देख ले, या सेकंड ऑप्शन के थ्रू, तो हम ऐसा सोच के चलते हैं, ऐसा मान लो, बस ये एग्जाम्पल के लिए बताया गया, जिसके थ्रू आप समझते हो कि डिमांड किस तरीके से आपस में रिलेट है, किस तरीके से ये प्रभावित होता है। तो सेकंड तरह से बताया गया है कि फर्स्ट पे तो ये हमने समझ लिया कि मान लो हमारे पास कोई ज़रूरत है, जो कि हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे पास होनी चाहिए, बट एट ए टाइम हमारे पास मनी नहीं रहता है। बट इसी को हम दूसरे तरीके से देखें कि एक ऐसा मन भी होता है जब हमारे पास मनी है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी है, बट उस टाइम पे हम उस चीज़ को ख़रीदना नहीं चाहते, मतलब कि मनी को स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी कंडीशन है जो कि हमारे डिमांड से काफ़ी ज़्यादा रिलेट है। उसके बाद बताया गया है
इट विल मेरली रिमेन ए डिज़ायर विल नॉट बी कॉल्ड डिमांड। तो इस कंडीशन में क्या है, वो डिमांड नहीं कहलाएगा। डिमांड की भी कुछ कंडीशन है, इसको हम थ्योरेटिकली समझने वाले हैं कि डिमांड किस तरीके से आपस में कनेक्ट है। ये अभी मैं बस आपको इसके बारे में बस मीनिंग बता रही हूँ सिंपल तरीके से, ताकि क्या कहेंगे आगे क्लास में हम चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे आपस में। तो बताया गया है कि मान लो दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है और आपके पास बट मनी नहीं है उस चीज़ को खरीदने के लिए, तो उस कंडीशन में वो कहलाएगी आपकी मांग। बट इसको हम दूसरे तरीके से समझे तो उस कंडीशन में अगर आपके पास किसी चीज़ की नीड्स है और आपके पास मनी भी है, बट उस टाइम पे आप उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहते हो, तो वो आपकी मांग नहीं कहलाएगी। क्योंकि मांग की कुछ कंडीशन है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि मांग कहलाने के लिए या डिमांड कहलाने के लिए उस कंडीशन में आपके पास नीड्स भी होनी चाहिए, आपके पास में पैसा भी होना चाहिए और आपका मन भी होना चाहिए। तो ये सारे जब कंडीशन आते हैं तो वो बन जाता है हमारा डिमांड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आपके इसमें किस तरीके से डिफाइन किया गया है, जरूर बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आप मेन टॉपिक को, दैट इज फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि डिमांड को निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। और ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये बार बार रिपीट होते हैं। तो इस पॉइंट को आप काफ़ी अच्छे तरीके से सही तरीके से समझना, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से जहाँ पे है आपका फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड। तो जैसे कि आपको पता है द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, कि हमारी जो मांग है वो हमेशा कॉन्स्टेंट बिल्कुल स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि हमारा जो मांग है वो कभी बढ़ता है, वो कभी घट जाती है, या कभी हमारे जो किसी भी कंडीशन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं भी रहती है, कभी हो भी जाती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन पे, इसलिए हम कह देते हैं कि जो डिमांड है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बिल्कुल स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि उसमें तरह तरह के कंडीशन आते हैं जो कि उस टर्म को, उस कंडीशन को चेंज कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट दे रखा फैक्टर डिटरमाइनिंग हाउस होल्ड डिमांड। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करते हैं हाउस होल्ड डिमांड को। तो ये सारे पॉइंट है जिसके थ्रू हम ये समझते हैं कि हाउस होल्ड डिमांड को कौन कौन से फैक्टर है जो कि निर्धारित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इनकम। अब जैसे कि आपको पता है कि जितने भी डिमांड है, सप्लाई है, सब जो है हमारी इनकम पे डिपेंड हो जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमारी डिमांड ज़्यादा रहती है, कम रहती है, ये सारी चीज़ें हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, मतलब हमारी आय पे। अगर हम अपने काम से, अपने रोजगार से ज़्यादा इनकम अचीव करते हैं, या मान लो हमारी सैलरी ज़्यादा है, तो हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा डिमांड करते हैं। बट अगर हमारी इनकम कम है, हमारे पास रुपए कम है, सैलरी कम है, तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो हमारी डिमांड रहती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जो इनकम है वो डिमांड को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है या उसको प्रभावित करता है। तो इसी तरीके से आपके थ्योरेटिकली रूप में देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट लाइन है द इनकम ऑफ फैमिली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग इट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो इनकम है किसी भी फैमिली की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी डिमांड को डिटरमाइन करने में। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि स्थिर रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इफ़ द इनकम इंक्रीजिंग, जैसे कि आपको पता है इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। जैसे ही हमारी इनकम है जो बढ़ जाती है, मतलब हमारी सैलरी बढ़ जाती है, मतलब जिस भी सोर्सेज से हमारे पास रुपए आ रहे हैं, तो वो रुपए जब इनकम बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। इसी तरीके से ये जो फ्लो है, ये जो एक तरीका है वो हमारे रेगुलरली हमारी लाइफ में चलता ही रहता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी इनकम है ये हाउस होल्ड डिमांड को प्रभावित करता है। इनकम ज़्यादा रहेगा तो डिमांड ज़्यादा, अगर इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड हो जाएगा कम। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट इनकम। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, प्राइस कम है तो उसको हर तरह के पीपल जो है, मतलब पर्सन है, वो उसको लेने में सक्षम रहेंगे। मतलब कि अगर प्राइस कम है तो हर वर्ग के आदमी ले सकेंगे, चाहे वो कम पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला है। बट अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, अब हाई रुपीज़ है, तो उस कंडीशन में क्या है, जिनके पास सही इनकम है, सही उनके पास सही तरीके से मनी है, मतलब रेगुलरली उनके पास जो इनकम का सोर्सेज है वो रेगुलरली उनके पास इनकम आता रहता है, तो वो क्या है महंगी चीज़ों को भी ईजिली बाई कर सकते हैं। बट एक नॉर्मल जो पर्सन है जिसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है, इनकम कम है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएगा। तो ये सारे पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इसमें, जब किसी भी प्राइस को निर्धारित किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दैट इज
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। जैसे कि आपको पता है कंज्यूमर जो है उपभोक्ता को बोला जाता है, मतलब एग्जाम्पल के लिए हम, जैसे कि हम मान लो घर से लेके मतलब जितने भी चीज़ें हम खरीदने जाते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो उस कंडीशन में हम एज अ कंज्यूमर बात करते हैं, या एज अ कस्टमर हम उस मतलब वहाँ पे हमारा जो रोल है वो कस्टमर के रूप में रहता है। तो हम मान लो हमारा किसी प्रोडक्ट के लिए जो भी टेस्ट बन जाता है या जो भी हमारा प्रेफरेंस बन जाता है, जो कंज्यूमर है वो उसी को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप घर में एक टूथपेस्ट लाते हो, लेके आते हो, तो आपको वो सही लगता है तो आप क्या करते हो, ज़्यादा टाइम तक उसी को यूज़ करते जाते हो। या अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, आपके डेली यूज़ से लेके आपके पहनने से लेके मतलब हर तरह के कपड़े हो गए, खाने पीने का सामान हो गया, मतलब हर एक चीज़ जिसके लिए आप उसके आदी बन जाते हो, मतलब जो आपका टेस्ट है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है, आपको वही प्रोडक्ट चाहिए किसी भी हालत में। तो वो क्या है, वो किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बनाए रखती है। मतलब कि जैसे हमने एक मान लो कोई साबुन है, ठीक है, कोई शॉप है, मान लो हम उसको यूज़ करते हैं। अब एक साबुन को हमने एक टाइम यूज़ किया, अब वो हमें सही लगता है, हम उसको लाइफ टाइम या लाइफ टाइम ना सही तो उसको हम काफ़ी सालों तक रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, वो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको बनाए रखती है सालों साल। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर है उसके जो टेस्ट और जो उनके प्रेफरेंसेस है वो डिमांड को प्रभावित करता है। अगर मान लो कंज्यूमर का जो टेस्ट है फिक्स हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट है उसके लिए जो कस्टमर है वो काफ़ी फिक्स हो जाता है। इस तरीके से जो प्राइस है उसको निर्धारित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है इनकी। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मतलब है कि जब आप किसी एक गुड्स को खरीदते हो, एक सामान को खरीदते हो, तो उसके साथ में जो एक रिलेटेड पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसकी डिमांड बन जाती है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है। कि जब आप एक सामान को खरीदते हो तो उसके साथ में जो दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड बन जाती है अपने आप ही, उसको हम कहते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। या दूसरे कई ऐसे फैक्टर है जो कि गुड्स की डिमांड को प्रभावित करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके अंदर दो प्रोडक्ट की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है, एंड जो सेकंड है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये दो तरह के गुड्स है, इसको हम डिस्कस करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि जब आप एक गुड्स को खरीद रहे हो, मतलब एक सामान को जब आप खरीद रहे हो, तो किसी दूसरे सामान की जो डिमांड है वो अपने आप ही बन जाती है। इस लाइन का क्या मतलब है, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपने एक स्कूटर खरीदा तो वो बिना पेट्रोल के तो चलेगा नहीं। अगर वो बैटरी वाली है तो बैटरी चाहिए, अगर वो पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल चाहिए। मतलब कि आपने स्कूटर खरीदा है, कार खरीदी है, तो उसके साथ में जो पेट्रोल, डीजल, बिजली, इसका जो अपने आप ही से एक डिमांड बन जाएगा, वो जो प्रोडक्ट है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। ये आपके 2 मार्क्स में तो छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सेकंड जो पॉइंट है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि जब दो प्रोडक्ट को आपस में रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब कि हमारे सामने दो ऑप्शन, हम दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं, किसी एक को अपनी पसंद के अनुसार हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसके एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी। आप चाहो तो टी पी सकते हो, चाहे तो कॉफ़ी पी सकते हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे टेस्ट के ऊपर है कि हम कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट मत रखना, कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, और चाहे तो वीडियो को एक बार रिपीट करके भी देख सकते हो, तो वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ फैक्टर डिटरमाइनिंग मार्केट डिमांड। कि अब हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि मार्केट के डिमांड को प्रभावित करते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे पॉइंट इंक्लूड है, क्योंकि देखो पॉइंट जो होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट के थ्रू हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है, क्योंकि जो पॉइंट है आपको आइडिया लगाने में, आपको चीज़ों को रिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। इसलिए पॉइंट के थ्रू सारी चीज़ों को समझना। साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को जब आप अटैम्प्ट करते हो, तो उस कंडीशन में आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना कि आप जो है आंसर को पॉइंट के थ्रू वहाँ पे दिखाएं, मतलब कि उसको पॉइंट के थ्रू आप डिस्कस करें। उससे क्या होता है, जो आपका आंसर उसका वेटेज बढ़ जाता है। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ, जब मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, मास्टर डिग्री के टाइम पे, जब मैंने
आंसर किए थे, तो हम इसी तरीके से यूज़ किया करते थे, जिससे हमारे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते थे। तो आप भी ऐसा यूज़ करना, क्योंकि पॉइंट्स के थ्रू हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि उससे जो हमारा आंसर है वो काफ़ी सही तरीके से दिखता है, मतलब शो होता है। तो उससे जो एग्जामिनर है उसको समझ आता है कि आपको चीज़ों आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से आते हैं, आपके कॉन्सेप्ट सही तरीके से क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ज़्यादा क्लास से बाहर नहीं जाना, अपनी क्लास में ही आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि ये जो फैक्टर है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये किस तरीके से मार्केट डिमांड को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले देखो, लार्ज एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे देश की, हमारे शहर की, हमारे एरिया की, अगर वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, किसी भी गुड्स के लिए डिमांड को ज़्यादा बना देगा। और वाइस वर्सा का मतलब है अपोजिट, कि अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड को कम कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो पॉपुलेशन है वो साइज और कंपोजिशन के साथ में ही निर्धारित करता है मार्केट के डिमांड को। तो इस तरीके से बताया गया कि ये फैक्टर किस तरीके से प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मान लो पॉपुलेशन में मेल एंड फीमेल को देखा जाता है, चिल्ड्रन कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, ओल्ड एज कैसे है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, कि ये देखा जाता है कि कोई भी जो कंपनी है वो किस प्रोडक्ट को सेल कर रही है, वो किस वर्ग के आदमी के लिए, बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है या मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि जैसे कि आपको पता है किसी भी देश में सभी के पास इक्वल इनकम नहीं रहता है, मतलब कि इनकम जो है वो अनइक्वल रहता है, किसी के पास कम रुपए है, किसी के पास ज़्यादा इनकम है। इस तरीके से किसी भी देश में, किसी भी शहर में, तो हर जगह इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट डिमांड को प्रभावित करता है। मतलब जिनका इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हाई है, तो उनका जो डिमांड है वो भी काफ़ी हाई रहेगा। अगर उनकी सैलरी कम है, इनकम कम है, तो उससे क्या होगा, जो डिमांड है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो ये मेजोरिटी के ऊपर डिपेंड हो जाता है कि इनकम का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाई है, लो है, किस देश का कितना है, या किसी शहर का, एरिया का किस तरीके से। ये सारी चीज़ें जो है मार्केट डिमांड को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये थे हमारे पॉइंट जो कि हमने क्लियर कर लिए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को, जिसे हम हिंदी में मांग का नियम भी कहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक को। दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि इसे हम हिंदी में बेसिकली कहते हैं मांग का कानून। मांग का कानून, जैसे कि नाम से हो रहा है कि इसमें क्या होगा, जो डिमांड है वो किन किन चीज़ों से इफेक्ट होता है, या कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि हमारी डिमांड को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटीज़ और क्वालिटी, वो उसके प्राइस को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। कैसे करता है, अगर किसी प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है तो उसका प्राइस जो है वो हाई रहेगा। अगर किसी प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ है अगर वो कम है तो आपको प्राइस नॉर्मल दिखाई देगा या थोड़ा सा आपको लो दिखाई देगा। तो ये क्या है, आपस में कनेक्ट रहते हैं कि किस तरीके से क्वालिटीज़ से प्राइस पे इफेक्ट आ जाता है। सेम इसी तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप बन जाता है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कि किसी भी वस्तु का जो प्राइस है, उसका जो मूल्य है वो, एंड द क्वांटिटी ऑफ इट्स डिमांड इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड। और किसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसकी जो क्वांटिटी है उनका आपस में जो चेंजेस आता है, या जो चेंजेस के साथ में जो उनका एक रिलेशनशिप बना रहता है कि किस तरीके से डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, मांग बढ़ेगी, घटेगी, तो आपस में जो रिलेशन बना रहता है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। तो ये था हमारा बेसिकली सिंपल से लैंग्वेज में एक डेफिनेशन कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। अब हम इसके बारे में काफ़ी डीपली डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें बताता है कि किस तरीके से कई सारे ऐसे फैक्टर है जो कि हमारे मांग को प्रभावित करता है। हमारे मांग को प्रभावित करने का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमारी जो डिमांड है उस प्रोडक्ट के लिए, कि हम कितना खरीदें, कितना ना खरीदे, उसको कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है, चेंज करता है। तो ये सारा हमारा आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड के अंदर। अगर जैसे कि मान लो अगर हम इनकम की ही बात कर ले कि एक इनकम एक फैक्टर है, अगर किसी भी कंज्यूमर की, मान लो अगर हमारी इनकम ज़्यादा रहेगी, या अगर हमारे पास जो सोर्सेज है जिससे हमारे पास ज़्यादा मनी है, ज़्यादा इनकम है, तो हम क्या करेंगे, बेहतर क्वालिटीज़ वाले प्रोडक्ट को खरीदेंगे। मतलब कि अच्छे जो जिनकी क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट है हम उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर हमारी इनकम जो है थोड़ी सी कम है, लो है या नॉर्मल है, तो हम क्या करेंगे, जो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिनका जो मूल्य है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये क्या है, ये आपस में फैक्टर जो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं कि
किस तरीके से हमारे इनकम में कम ज़्यादा होने से हमारी जो डिमांड है वो भी कम ज़्यादा हो जाती है, या जो हमारी डिमांड के साथ में जो एक क्वांटिटीज़ क्वालिटीज़ बनी रहती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। इनकम ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक साथ में ज़्यादा वस्तु की डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा रहेगी तो हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उससे ज़्यादा मतलब एक साथ ही खरीद सकते हैं। अगर हमारी इनकम कम है तो बेसिकली हम उस चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदेंगे। तो ये क्या है, ये आपस में फैक्टर है जो कि हमारी डिमांड को प्रभावित करता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि इफेक्ट करता है, जैसे कि टेस्ट हो गया, हमारा प्रेफरेंस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो घटने वाला है बढ़ने वाला है, तो ये आपस में किस तरीके से उसको प्रभावित करेगा हमारी मांग को। तो ये जितने भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर से प्राइस में कितनी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, जो प्राइस है वो किस तरीके से अफेक्ट होता है, तो ये सारे जो परिवर्तन होते रहते हैं, ये जो जितना हम डिस्कस कर रहे हैं ये कहलाता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो इसी के मैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रखा है, सपोज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी हैज़ इंक्रीज, कि मान लो जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, जो जिन भी कस्टमर की या जिन भी कंज्यूमर की जो इनकम काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब कि इनकम सही है, मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से चल रही है, तो वो क्या करेंगे, उनको जो डिमांड है वो ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखा जाए तो अगर हमारी इनकम कम है या इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि हमारी जो इनकम है वो कम होने वाली है, तो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसकी जो डिमांड है वो हमारे लिए कम हो जाएगा। तो ये सारा हमारा कहलाएगा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। देन इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक लाइन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, लॉ ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ए डिमांड शेड्यूल एंड ए डिमांड कर्व। कि जो लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल, कि किस तरीके से डिमांड का एक जो शेड्यूल बना रहता है, ये डिमांड का जो कर्व है वो किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करता है, मतलब कि इनके थ्रू हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ काफ़ी सारे उसके पॉइंट रहते हैं, या उसके काफ़ी सारे जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं या जब हम फिगर के थ्रू समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमें किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करते हैं। तो सेम ऐसे डिमांड शेड्यूल एंड जो डिमांड कर्व है ये हमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसको चीज़ों को समझाते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से वर्क करता है, या एक्सप्लेन होती है चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे की क्लास को। तो सबसे पहले है डिमांड शेड्यूल। इसके अंदर 2 पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छे तरीके से टॉपिक को समझना, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं समझते तो काफ़ी ज़्यादा टफ भी बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से अपनी क्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बातों को इसमें डाल दोगे। ये बिल्कुल ही अपने जो इनका एक जिस तरीके से हमने नाम दिया है लॉ ऑफ डिमांड की उसका मांग का नियम, सेम वैसे ही इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट ही आते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल, और जो सेकंड है दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो पहले हम करेंगे इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल के अंदर ये होता है कि ये शो करता है कि किस तरीके से किसी भी कमोडिटी का या किसी भी जो प्रोडक्ट है उसका जो अमाउंट है वो किस तरीके से डिमांडेड किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा या किसी भी हाउस होल्ड के द्वारा एट ए डिफरेंट प्राइस। अगर मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊँ तो अलग अलग प्राइस पे जब अलग अलग कस्टमर के द्वारा कितनी डिमांड की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल। मान लो इसको मैं अगर अपने लाइफ से रिलेट करके बात करते हैं, तो मान लो किसी प्रोडक्ट का मान लो उसका जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ है और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका 20 रुपीज़ है, तो हमारा जो डिमांड है वो 10 रुपये वाले प्रोडक्ट के लिए कितनी ज़्यादा है, 20 वाले के लिए कितनी ज़्यादा है। तो ये दोनों प्राइस के लिए जो अलग अलग हमारी डिमांड बनी हुई है ये कहलाता है हमारा इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल। तो ये है हमारा इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल। इसको हम काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू आप समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। क्योंकि जो
पॉइंट रहते हैं, ये जो डेफिनेशन रहते हैं, ये कई बार क्या रहते हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बट जो एग्जाम्पल रहते हैं वो उसको क्लियर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल गिवन कर रखा है। सपोज अ कंज्यूमर, कि मान लो कि ये कंज्यूमर है, वो डिमांड करता है 1 2 3 4 डजन का, जो कि ऑरेंजेस का है। मान लो उसका प्राइस है, फर्स्ट प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 3 है, सेकंड का 2.50 है, और जो थर्ड है उसका 2 रुपीज़ है, एंड जो फोर्थ है वो है 1.50। ये पर डजन का दे रखा है कि हर दर्जन का कितना रुपये है। अब ये देखो यहाँ पे इस वाले फिगर को देखो आप, यहाँ पे प्राइस 3 रुपये पे हमारी क्वांटिटी का जो डिमांड है, मतलब कि हम 3 रुपये वाले सामान को, या 3 रुपये वाला जो भी हमने एग्जाम्पल ले रखा है, वो हम कितनी ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो ऐसा मान लो कि 3 जब उसका प्राइस है तो हम 1 को खरीद रहे हैं। जब उसका जो प्राइस है वो 2.5 रुपये आ रहा है, 2.50 रुपीज़, तो हम उसको 2 खरीद रहे हैं, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है उसको हम 2 खरीद रहे हैं, 2 ले रहे हैं। जब उसका प्राइस 2 आ गया तो हमने 3 ले लिया। जब उसका प्राइस जो 1.50 आ गया तो हमने 4 ले लिया। तो यहाँ पे आप इंक्रीजमेंट को देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है चीज़ें, कि जब प्राइस ज़्यादा था तो हमने कम चीज़ें को ख़रीदा, जब प्राइस कम हो गया तो हमने ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदा। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि किस तरीके से प्राइस में चेंजेस आने से हमारे डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। तो इसको क्या है कि ये जो एग्जाम्पल है, इसको जब हम फिगर के थ्रू समझते हैं तो आपका जो फिगर है ये इस तरीके से शो होता है। ये फिगर मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ, क्योंकि जो फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा आपके आंसर को वेटेज दिलाएगा। मतलब कि जब आप चीज़ों को इस तरीके से डिफाइन करोगे अपने एग्जाम में, तो आपको अच्छे तरीके से उसमें मार्क्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे देखो, ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रहा है, यहाँ पे इस पे प्राइस को गिवन किया जाता है। ये बिल्कुल फिक्स रहता है कि यहाँ पे प्राइस को गिवन करते हैं, यहाँ पे हम डिमांड को गिवन करते दिखाते शो करते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम प्राइस को दिखाते हैं, प्राइस को शो करते हैं, एंड जो हमारा एक्स एक्सिस रहता है, यहाँ पे हम डिमांड को शो करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पे शो कर दिया कि 1.50 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1.50, 2, 2.50 एंड 3, ये हमारे प्राइस हो गए। फिर हमने देखा कि जब प्राइस 3 रुपये था तो हमारी जो डिमांड थी, या हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ खरीदी है वो 1 था। ठीक है, जब प्राइस कम होके 2.50 रुपीज़ हो गया तो हमने क्या किया, उसको 2 खरीद लिया। ये ना, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया। यहाँ से इस चीज़ को लेके हम इसको बना रहे हैं, इसको हम समझ रहे हैं। तो जब हमने, हमारा जो प्राइस है 2 आ गया, तो हमने उसकी क्वांटिटी को 3 खरीद लिया। जब उसका प्राइस 1.5 रुपये आ गया, मतलब 1.50 आ गया, तो हमने उसको 4 खरीद लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका जो डिमांड कर्व है ये किस तरीके से जा रहा है, नीचे की तरफ में। तो ये क्या है, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड डिमांड कर्व को शो कर रहा है। तो जिस तरीके से मैंने आपको चीज़ों को डिफाइन किया, यहाँ पर इन लाइन में यही गिवन है, चाहे तो आप इसको रीड भी कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने बताया सेम उसी तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो फिगर है ये क्या शो कर रहा है। या कई बार ऐसा होता है ना, फिगर देख के हमें कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये एक्चुअल में है क्या, ये जो आपको शो कर रखा है ये बता क्या रहा है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या है। तो आप क्या है, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। तो ये था हमारे इंडिविजुअल। आप समझते हैं मार्केट वाले, क्योंकि मार्केट वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका सेकंड पॉइंट है, मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। अब देखो, जैसे हमने इंडिविजुअल समझा है, इंडिविजुअल में कोई एक पर्सन आता है, कोई एक फैमिली आती है। लेकिन जब बहुत सारे फैमिली को मिला दिया जाए, या बहुत सारे पर्सन को मिला के जब एक नाम दिया जाए, तो हम उस डिमांड को कहेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व। मतलब कि जैसे कि जितने भी लोग हैं जो किसी एक प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जब उसको पर्सनली खरीद रहे हैं, अपने घर में यूज़ करें, तो वो इंडिविजुअल रूप पे उसको खरीद रहे हैं। बट जब एज अ प्रोडक्ट का पूरा मार्केट अगर हम उसको रिसर्च करें, तो जितने भी कस्टमर है किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो सारे कस्टमर को अगर हम मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड, कि मार्केट में जितने भी जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल, या हम इसको मार्केट डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू इसी तरीके से समझेंगे। जैसे कि सेम उसी एग्जाम्पल को ले रखा है यहाँ पे, कि पहले प्राइस 3 है, फिर 2.5 रुपये है, फिर 2 रुपये, फिर 1.5 रुपये है। इसी तरीके से मान लो इंडिविजुअली ए पर्सन इतना खरीद रहा है, 3 रुपये पे 1 को, 2.5 रुपये पे 2 को, एंड 2 रुपये पे 3 खरीद रहा है, और 1.5 रुपये पे 4 खरीद रहा है। जो बी पर्सन है उसकी ये डिमांड है, और जो अगर हम इन दोनों को मिला के इस तरीके से इनको प्लस करें, मतलब 2 और 1 3 हो गया, 2 एंड 3 हो गया 5, 4 और 3 हो गया 7, एंड 5 और 4 हो गया 9। तो ये क्या है, ये यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मतलब आपको चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखना है,
कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न है ये आगे जाके और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर ऐसा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है कि हमें वो सब्जेक्ट ही समझ नहीं आता कि एक्चुअल में है क्या। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे पॉइंट को अगर आप क्लियर रखोगे तो आपका कुछ टाइम बाद उस सब्जेक्ट में बिल्कुल कमांड बन जाएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से फोकस करना कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि यहाँ पर जैसे कि ये प्राइस दे रखा है कि एक प्राइस है कि पहले इतना है फिर इतना है, यहाँ पर पर्सन ए है या इसको आप फैमिली मान लो चाहे पर्सन मान लो बी है, लेकिन जब इन दोनों को मिला के जब हम तीसरे जगह पे देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो इस तरीके से शो कर रखा है कि मार्केट की डिमांड कितनी है, 3 रुपये पे 3 क्वांटिटीज़ हैं, 2.50 रुपीज़ पे 5 है, 2 रुपीज़ पे 7 है एंड 1.5 रुपये मतलब 1.50 पे है 9। अब इसको हम इसी तरीके से अगर फिगर के रूप में देखा जाए तो ये इस तरीके से फिगर होगा। अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये शो कर रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पर्सन ए है वो किस तरीके से चीज़ों को खरीद रहा है, तो पहले हम पर्सन ए के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सन ए जो है 3 रुपये पे एक क्वान्टिटीज़ को खरीद रहा है। तो यहाँ पे देखो जो पर्सन 3 रुपये पे एक क्वांटिटीज़ को खरीद रहा है, साथ ही वो 2.50 पे 2 पे 3 एंड 1.50 पे 4। तो यहाँ पे शो कर रखा है कि 1.50 पे तीनों का मान कीजिए, क्योंकि देखो जब आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उनका जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 रुपीज़ पे मतलब 1.50 रुपीज़ पे हमने यहाँ पे इन सभी को आपस में एक तरीके से तुलना कर दिया। तो 1.5 रुपये पे जो पर्सन ए है या पर्सन मतलब ए फैमिली है वो 4 क्वान्टिटीज़ को खरीद रहे हैं। जो सेकेंड यहाँ पे देख रहे हो बी, ये 1.50 पे कितना खरीद रहे हैं, 5 खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे 1.50 को यहाँ पे डिमांड पे 5 आ गया एंड जो बिल्कुल मार्केट का मिला के यहाँ पे 9 आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप नीचे यहाँ पे 1.50 पे डिमांड जो है 9 है। तो अब आप इनके कर्व को देखो, जो ए का कर्व कैसा है, बी का कर्व कैसे जा रहा है और जो मार्केट का कर्व है वो किस तरीके से जा रहा है। तो ये फिगर बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअली जो डिमांड है वो अलग अलग लोगों का या अलग अलग फैमिलीज़ का किस तरीके से चेंजेस होता रहता है, किस तरीके से ऊपर नीचे चलता रहता है। और जब उन सभी को मिला के हम एक जगह अगर उसको डिस्कस करें या समझे तो वो बन जाता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हो इसमें बिल्कुल वही चीज़ें बताया गया जो कि आपको मैंने वीडियोज़ के थ्रू समझाया है। तो आप चाहो तो उसको रीड भी कर सकते हो, चाहे तो आप मेरे वॉइस के थ्रू भी चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो या आप अपने सब्जेक्ट को किस तरीके से समझ रहे हो, पढ़ रहे हो। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कि जैसे कि आपको हर फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ये बिल्कुल भी डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है। ये जो आपको दिख सकता है यहाँ पे बिल्कुल साइड में जा रहा है, बिल्कुल लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जा रहा है, मतलब तो तिरछे में जा रहा है, ये डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है। तो ये ऐसा ही क्यों जाता है डिमांड का कर्व, तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने इस पॉइंट में, दैट इज़ रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो इसको कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक को, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड दिखाई देता है। ये इसके अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड है जिसके थ्रू हम उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड ही क्यों होता है, वो अपवर्ड क्यों नहीं होता। लेकिन इसके कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें अपवर्ड भी होता है। तो उन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सही तरीके से अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।